3 साल से चल रहे युद्ध का होगा अंत, फिर एक साथ बैठेंगे पुतिन जेलेंस्की। किन शर्तों पर हो सकता है युद्ध विराम? तुर्की का दोनों देशों के बीच क्या काम? आपके मन में कई सवाल होंगे कि क्या इस बार सच में दोनों देशों के बीच युद्ध रुक सकता है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर है। सीज फायर पर रूस यूक्रेन की क्या शर्तें हैं, अमेरिकी दबाव और डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका है, इस बैठक के राजनीतिक, कूटनीतिक और वैश्विक मायने क्या हैं? चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। दरअसल 23 जुलाई को रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर शांति वार्ता होनी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि उनके राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के प्रमुख रुस्तम उमेरोव ने इस बैठक का प्रस्ताव दिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूसी सूत्रों के मुताबिक ये वार्ता 1-2 दिन के लिए टल भी सकती है। खैर, ये वार्ता तुर्की के इस्तांबुल में होनी है। दोनों देशों के बीच वर्तमान में क्या स्थिति है, तो आपको बता दें कि शांति वार्ता की घोषणा के बावजूद युद्ध जारी है। रूस 21 जुलाई की रात को यूक्रेन के 3 शहरों पर ड्रोन हमला कर चुका है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 24 लोग घायल हुए हैं। रूस ने सुमी, ओडेसा और क्रामाटोर्स्क पर हमले किए। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर रूस किन शर्तों पर शांति वार्ता के लिए तैयार हो सकता है। यूक्रेन को उन 4 क्षेत्रों से अपनी सेना वापस लेनी होगी जिन्हें रूस ने सितंबर 2022 में कब्जे में लिया था। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़नी होगी। यूक्रेन को अपनी सेना की ताकत सीमित करनी होगी। रूसी भाषी लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि यूक्रेन क्या चाहता है। रूस द्वारा यूक्रेन में लिए गए क्षेत्रों की वापसी, बंदी बनाए सैनिकों की अदला बदली और रूस द्वारा किडनैप्ड बच्चों की वापसी। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बीच अमेरिका का हस्तक्षेप भी पूरी दुनिया ने देखा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस वार्ता के पीछे अमेरिकी दबाव कितना है और ट्रंप की क्या भूमिका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिनों की समय सीमा दी है। वो शांति समझौते पर सहमत हो जाएं, नहीं तो भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ये घोषणा भी कर चुके हैं कि अमेरिका यूक्रेन को नेटो देशों के माध्यम से अत्याधुनिक हथियार भी भेजेगा। और शायद आपको याद होगा कि हाल ही में ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ट्रंप ने पूछा था कि क्या मॉस्को पर अटैक कर सकते हो, तो जेलेंस्की ने जवाब दिया था कि हाँ, कर सकते हैं। और शायद आपको याद भी होगा कि हाल ही में ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ट्रंप ने पूछा था कि क्या मॉस्को पर अटैक कर सकते हो, तो जेलेंस्की ने जवाब दिया था हाँ, कर सकते हैं, अगर आप हमें हथियार दें तो। मतलब अंदर खाने कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वहीं अगर हम इस वार्ता के मायनों पर बात करें तो इसके राजनीतिक, वैश्विक कई मायने और चुनौतियां भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ट्रंप प्रशासन का दबाव और यूरोपीय देशों की चिंता भी इस वार्ता को बढ़ावा दे रही है। द्विपक्षीय संबंध, दोनों देशों के नेताओं के बीच सीधी बातचीत की संभावना बढ़ रही है। हालांकि पुतिन अब तक जेलेंस्की को वैध नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। व्यवहारिक समस्याएं, अगर दोनों देशों के बीच व्यवहारिक समस्याओं की बात करें तो विरोधाभासी मांगे। रूस और यूक्रेन की शर्तें पूरी तरह विपरीत हैं। रूस क्षेत्रीय रियायतें चाहता है, जबकि यूक्रेन अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहता है। विश्वास की कमी, कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच विश्वास की भारी कमी है, जो शांति वार्ता में मुख्य बाधा बनी हुई है। वहीं रूस युद्ध विराम के बिना वार्ता चाहता है, जबकि यूक्रेन तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहा है। उधर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का भी कहना है कि अभी भी बहुत सारा कूटनीतिक काम बाकी है। दोनों पक्षों के बीच बनी कठोर स्थिति और चल रहे सैन्य अभियान इस बात के संकेत हैं कि तत्काल समाधान मुश्किल है। इसके बावजूद ये वार्ता एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास है, जो 3 साल से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक कदम हो सकती है। इसकी सफलता या विफलता न केवल रूस और यूक्रेन के लिए, बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों के लिए निर्णायक मोड़ ले सकती है। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में भी होगा कि आखिर ये शांति वार्ता तुर्की के इस्तांबुल में ही क्यों हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स खंगालने के बाद जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक
न्यूट्रल मध्यस्थ स्थल। इस्तांबुल एशिया और यूरोप के बीच एक सेतु शहर है जो दोनों पक्षों के लिए संतुलित और तटस्थ मंच देता है। तुर्की की मध्यस्थ भूमिका, राष्ट्रपति एर्दोगन ने खुद दावा किया है कि तुर्की एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में पहचाना जाता है। एर्दोगन की 360 डिग्री विदेश नीति, जिसमें नेटो, मॉस्को और कीव सभी शामिल हैं, उन्हें इस भूमिका के लिए दावेदार भी बनाती हैं। पहले सफल परिणाम 16 मई और 2 जून 2025 को इस्तांबुल में हुई 2 दौर की वार्ताओं से हजारों कैदी बदले गए और शवों की अदला बदली हुई। हालांकि व्यापक शांति समझौता नहीं हुआ। वहां की बैठकें 2 दौर इस शहर की वार्ता की परंपरा को मजबूत करती हैं। दरअसल रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस्तांबुल एक तटस्थ, पहुंचने में आसान और पहले उपयोग हो चुका मंच है, जहां तुर्की के मध्यस्थ प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते रूस यूक्रेन वार्ताएं हो रही हैं, ताकि कैदी स्पेरों और आगे के वार्ता के एजेंडे पर बात हो सके। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि कब जो दोनों देशों के बीच करीब 3 साल से जो गोला बारूद चल रहा है, जो आग लगी हुई है, जो बारूद बरस रहा है आसमान से, उसका अंत हो सकता है? कब यह युद्ध रुक सकता है? अमेरिका का जो हस्तक्षेप रहा है, किस तरह से पूरी दुनिया ने इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश की है, रूस अपनी मांगों पे अडिग है, यूक्रेन अपनी मांगों पे अडिग है, क्या इस शांति वार्ता से कुछ नतीजा हासिल हो सकता है? क्या सीज फायर हो सकता है? आप लोगों का क्या मानना है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।